विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हर वर्ष 31 मई के दिन हम इसे मनाते हैं और अलग अलग थीम यानी अलग अलग विषय लेकर मनाते हैं। तो इस बार हम किस थीम के साथ इसे मना रहे हैं और आखिर क्यों हम इस दिवस को मनाते हैं, तंबाकू क्या है, तंबाकू का किस रूप में हम सेवन करते हैं, तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानियां होती हैं और किस तरह से हम तंबाकू के जाल में फंसते चले जाते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप तंबाकू का सेवन ना करें, आप जागरूक बने, खुद को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने समाज को, अपने राज्य और अपने देश को स्वस्थ रखें। तो इस चर्चा पर आज हमने आमंत्रित किया है, अपने स्टूडियो में हैं डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता राय, जो कि रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपको आज हमने बुलाया है, विशेष आज दिवस है और इस अवसर पर हम बात करेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर क्या क्या बातें जो है वो लोगों को बतानी चाहिए ताकि लोग जो है वो जागरूक हो जाएं। तो सबसे पहले हम थीम की बात करेंगे कि इस बार हम किस थीम के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। जी बिल्कुल। हर बार WHO एक वर्ल्ड नो टोबैको डे के पर एक थीम का आयोजन करता है और इस बार की थीम है अनमास्किंग द अपील। ये बेसिकली टोबैको इंडस्ट्री जो है, तम्बाकू इंडस्ट्री बहुत सारे चमकीले पदार्थ लेके आती है। जैसे कई बार पहले सिगरेट, बीड़ी, इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते थे, अब नए तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि स्पेशली यूथ के लिए होते हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाए गए होते हैं। तो उनमें कुछ फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाते हैं, उनमें कुछ चमक ऐड कर दी जाती है, कुछ कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे यूथ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो इसी को अनमास्क करना है, इसी को उजागर करना है, यही जागरूकता लानी है कि आप ये मत सोचिए कि उनमें कलर्स, फ्लेवर्स और उनके शेप और स्ट्रक्चर को बदल दिया तो उसका नुकसान बॉडी पे नहीं होगा, नुकसान उतना ही होगा। और इसी चीज़ को सामने लाने की थीम है इस बार वर्ल्ड। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार थीम को रखा गया है, इस विषय को, इस बार के दिवस को मनाने के पीछे। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो दिवस है ये लोगों को बताएगा कि ये जो तंबाकू का हम अलग अलग रूपों में सेवन करते हैं ये किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। सच कहें तो ये जो तंबाकू का जो अंधेरापन है, कह सकते हैं, ये जीवन में लोगों को मतलब उसके अंधेरा घोल रहा है जीवन में। इस जो इसका चमकीलापन है वो गम में बदल रहा है, तो इसे हमें दूर करना है, लोगों को बताना है। ये सबसे बड़ी बात होगी इस बार के लिए और इस बार लोग तैयार भी हैं बहुत सारी बातें जानने के लिए। तो आपसे उसके बाद आप पूछना चाहेंगे कि ये जो तंबाकू है वो किस तरह की चीज़ है, कि आखिर हम क्यों इसे मना करते हैं, इतना मना करते हैं। जी, तम्बाकू एक बहुत नशीला प्रोडक्ट है, बहुत नशीला पदार्थ है। इसमें निकोटीन पाया जाता है, जो निकोटीन ही बाध्य करता है लोगों को इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाने के लिए। शुरुआत तो जनरली यूथ, हमारे यहाँ देखा गया है कि सर्वे वगैरह में देखा गया है कि 17 या 18 साल की उम्र होती है एवरेज जब लोग शुरू करते हैं तम्बाकू लेना। और जब शुरू करते हैं तो इसको एक शौक की तरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में ये एक आदत हो जाती है, एक फिजिकल डिपेंडेंस बन जाती है। इसके बिना उनकी दिनचर्या ढंग से नहीं चल पाती है, फिर वो अपना कंट्रोल खो देते, फिर तम्बाकू उन पर हावी हो जाता है और उसके सभी तरह के दुष्प्रभाव जो हैं वो होने लगते हैं। और फिर क्योंकि वो एक साइकिल की तरह है, उसमें फंस चुके हैं, बिकॉज उसके अंदर, टोबैको के अंदर जो निकोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ही। तो वो उसको कम्प्लीटली जो इसे यूज़ करते हैं उसको कैप्चर कर लेता है और वो फिर उसके अंदर फंसते चले जाते हैं और उसके दुष्प्रभाव को झेलते चले जाते हैं। ये पता, इतने अवेयरनेस होने के बाद भी कि तम्बाकू से इतनी हानिकारक चीज़ें होती, लेकिन फिर भी वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात जानना भी चाहती थी और बहुत से हमारे दर्शक भी यही बात जानना चाहते हैं कि इतना हानिकारक है ये तंबाकू और तंबाकू से बने जो भी पदार्थ हैं वो इतने हानिकारक हैं, उसके बाद भी लोग उसमें फंसते चले जाते हैं और उसके जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना ये मतलब एडिक्शन ले आता है किसी भी पर्सन में, किसी भी बच्चे में, जो कि और बहुत कम उम्र से आजकल इसका जो सेवन है वो लोग करना शुरू कर रहे हैं। तो एक बार फिर बहुत ज़रूरी है बताना कि तंबाकू के सेवन से किस तरह का दुष्प्रभाव होता है। लेकिन उससे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि किस किस रूप में तंबाकू का सेवन लोग करते हैं। तम्बाकू के मुख्यतः एक तो स्मोकिंग और स्मोकलेस, मतलब धुआं रहित और धुआं के साथ वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें सिगरेट, बीड़ी, चिलम, चुट्टा, इस तरह के प्रोडक्ट्स, हुक्का, हुक्ली, ये तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं।
और जो स्मोकलेस टोबैको है जिसमें कि किसी तरह का धुआं नहीं होता, उसमें हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ये उसमें आता है खैनी, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है। मतलब हमारे सर्वेज में देखा गया है कि स्मोकिंग टोबैको जो धुएं वाला है उसका प्रतिशत काफ़ी कम है कंपेयर टू जो स्मोकलेस टोबैको है। तो पान खाना जो इसमें तम्बाकू होता है और खैनी सबसे बड़ा है। उसके अलावा जैसे गुटखा है, गुटखे की आदत होती है लोगों को, फिर और बहुत तरह के प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे गुड़ाकू का यूज़ होता है और मावा, मिश्री, इस तरह के हर स्टेट में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग दांत साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें तंबाकू का यूज़ होता है और तंबाकू का अंश होता है। जैसे गुल यूपी बिहार में बहुत कॉमन होता है। यहाँ पे उसका गुड़ाकू वर्जन, थोड़ा गीला तरह का वर्जन आता है गुड़ाकू का, बट वहाँ पे ये एकदम सूखे फॉर्म में आता है पाउडर के। और औरतों को गुल की बहुत आदत हो जाती है। जनरली वो अपने किचन में खाना बनाते समय थोड़ा सा निकाल के मुंह में लगा लेते हैं। और उनको क्योंकि एक आदत नशा हो चुका होता है तो उसकी आदत बन जाती है। तो इस तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी होते। कुछ बहुत पहले टूथपेस्ट वगैरह आते थे जिनमें तम्बाकू पहले से रहता था और लोग उस तम्बाकू, उस टूथपेस्ट के लिए एडिक्ट हो जाते थे। जी, बिल्कुल। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स जैसे जो स्पेशली यूथ को लुभाने के लिए आते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे ई सिगरेट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। और वेपिंग जिसको कहते हैं आज के कल्चर में, जिसमें कि एरोजोल बनता है बेसिकली, मतलब पानी के साथ, और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें धुआं नहीं निकल रहा है लेकिन तम्बाकू को गर्म किया जाता है। हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स जिसमें कि ई सिगरेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमेशा लॉन्च किए जाते हैं। और अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग वर्जन में, दिखने में वो अलग तरह के दिखेंगे। कुछ टोबैको के पाउचेस इस तरह से, कुछ नए नए, कभी कॉफ़ी के साथ अट्रैक्टिव बना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमेशा इंडस्ट्री की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली टोबैको इंडस्ट्री का एम ये रहता है, क्योंकि हमें पता है कि तम्बाकू का यूज़ जितने लोग करते हैं और अगर वो उन्हें छोड़ते नहीं हैं तो आधे लोग जो इसका सेवन करते हैं उनकी मृत्यु इससे हो जाएगी इन फ्यूचर कहीं भी जाके। तो क्योंकि इंडस्ट्री को अपना नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मेंटेन करना है, जितने लोग आगे जाकर इस तम्बाकू की वजह से जिनकी मृत्यु होगी वो उतने नए लोगों को इस साल में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, लाना चाहेंगे, सो दैट उनका जो रेवेन्यू है सिस्टम बना उनको किसी तरह से लॉस ना हो। और इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट्स का फोकस यूथ की तरफ रहता है, क्योंकि वहाँ से इंड्यूस होना है। और बाद में एडिक्शन होने के बाद, कुछ सालों के बाद, उसके दुष्प्रभाव की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। और बस इसीलिए नए नए प्रोडक्ट्स हमेशा लॉन्च किए जाते हैं, जिसके जाल में नहीं फंसना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार का जो थीम है वो भी यही हमें बता रहा है कि जिस तरह से लुभावने तरीके से इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सामने लाया जा रहा है, जो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। एक तो तंबाकू में ही एक ऐसा रसायन है जो एडिक्शन लाता है, और उस पर से ये जो कंपनीज हैं जो जिस तरह से चमकदार वे में इसको प्रस्तुत करते हैं, उसे रोकना ही इस बार का थीम है। और हम सबको समझना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग तरह के विज्ञापन आते हैं उस पर हमें नहीं जाना है। बिल्कुल, फॉल्स एडवर्टाइजिंग या सूडो एडवर्टाइजिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे मतलब इस तरह से बताया एग्जैक्टली टोबैको का, तम्बाकू का प्रचार नहीं किया जा रहा, लेकिन वो एक अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है जिसमें लोगों को पता है, समझ आ रहा है कि ये तम्बाकू की ही बात है, लेकिन उसे दिखाया नहीं जा रहा है तम्बाकू की तरह। बट वो क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स और लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे बच्चे जो यंग जनरेशन है वो तम्बाकू के प्रोडक्ट्स की तरफ, क्योंकि वो सिमिलर लुकिंग होते हैं, जो प्रोडक्ट्स का प्रचार हो रहा है वो तम्बाकू के साथ वाले प्रोडक्ट्स उनके जैसे दिखते हैं, तो उनके साथ वो लोग फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस तरह की एक जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग है वो भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कंप्लीट बैन अगर रहे एडवर्टाइजिंग ऑफ टोबैको पे तो ये बहुत अच्छा होगा इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल
सरकार इस तरफ इस दिशा में बहुत सारे काम कर रहे हैं, चाहे विज्ञापनों को रोकने की बात हो, उस पर कंट्रोल की बात हो, या फिर सार्वजनिक स्थानों पर या किसी भी तरह से इसका जो उपयोग है उसे रोकने के लिए बहुत तरह के नियम, बहुत तरह के कानून, बहुत तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, जिसके तहत लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि वे इस तरह के विज्ञापनों के पीछे न जाएं और सार्वजनिक जगह में ना करें। सार्वजनिक जगह में ना करने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है जो एक्टिव और पैसिव जो हम सुनते हैं, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि मैम थोड़ा सा आप बताएं। जी, जैसा कि तंबाकू के सेवन से एक तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है और एक होता है सेकंड हैंड स्मोकिंग, और एक एस्पेक्ट को हम थर्ड हैंड स्मोकिंग भी बोलते हैं। तो जैसे कि है कि करीब करीब 130 करोड़ लोग वर्ल्ड में तंबाकू यूज़ करते हैं। अच्छा। जिसमें अराउंड 80 लाख लोगों की मृत्यु इससे होती है और 13 लाख के करीब जो है वो सेकंड हैंड स्मोक से अच्छा होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिन्होंने खुद से स्मोक किया भी नहीं है तब भी उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके वातावरण में कोई और स्मोक कर रहा है और वो उसको इनहेल कर रहे हैं। तो इसको हम लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। और इसकी वजह से स्पेशली बच्चों में बहुत तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे कि अगर एडल्ट में अगर ब्रेन का इफेक्ट देखें तो एडल्ट में स्ट्रोक का खतरा बनता है, पर बच्चा जो कि सेकेंड हैंड स्मोक को झेल रहा है उसमें ब्रेन ट्यूमर का खतरा बन जाता है। अच्छा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक होती है थर्ड हैंड स्मोकिंग, जैसे कि अगर कोई स्मोक कर रहा हो तो जो सर्फेसेस है, जैसे ये टेबल है, कुर्सी है, इसके ऊपर भी एक लेयर लगेगी। जी। और कोई छोटा बच्चा चलने वाला है, वो जमीन के ऊपर चल रहा है, वो अपने हाथ में उसे लेगा और फिर मुंह में डाल लेगा, उसको हम लोग थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। जो निष्क्रिय डेड नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर स्मोक की लेयर लग जाती है और उसके थ्रू अगर कोई ले लेता है उसको हम लोग थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। तो ये सेकेंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि बिना उस पर्सन के किसी मतलब वो यूज के बिना भी वो तंबाकू का सेवन नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसे तंबाकू से जो होने वाली परेशानियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, वो हो जा रही हैं। क्या गर्भस्थ शिशु में भी इसका प्रभाव पड़ता है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मदर जो हैं, जो एक्सपेक्टिंग हैं, प्रेग्नेंट हैं, अगर वो तंबाकू का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, तो उसमें प्री मैच्योर बेबी होने के और कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़ पे तो स्टिल बर्थ मतलब बच्चा जो है वो डेड पैदा होने के भी चांसेस रहते हैं। और काफ़ी सारे जो डिफॉर्मिटीज़ भी पाए जाते हैं तम्बाकू के। तो मतलब दुष्प्रभाव के बारे में यही कहा जाएगा कि कोई शरीर का अंग नहीं है जो तम्बाकू से अफेक्ट नहीं होता है। पूरी तरह से शरीर को वो खोखला बना देता है। तो कहते भी हैं कि तंबाकू एक धीमा जहर होता है जो धीरे धीरे शरीर में फैलता चला जाता है और अंत में पूरे शरीर को ये काबू में ले लेता है और अंत में फिर इसी कारण से मृत्यु तक भी हो जाती है। बहुत लोग छोड़ना भी चाहते हैं, कई लोगों ने छोड़ा भी होगा, एक संकल्प उसके लिए चाहिए। सरकार की ओर से भी बहुत सारी योजनाएं हैं इसके पीछे कि किस तरह से लोग छोड़ सकते हैं। कई सारे टोल फ्री नंबर्स हैं, जगह जगह पर इसके लिए सरकार की ओर से उपाय किए जा रहे हैं और हमारा कार्यक्रम भी इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करता है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी बार बार ये कहते हैं कि तंबाकू का किसी भी रूप में आप इस्तेमाल, प्रयोग न करें। तो ये आप क्यों ना करें, क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, अब इस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तम्बाकू के यूज़ से जैसा मैंने कहा कि शरीर का कोई अंग नहीं है जो बचा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो ब्रेन में स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है, उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर तम्बाकू से हार्ट की बीमारियों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि खून थोड़ा थिक हो जाता है, तो एथेरोस्क्लेरोटिक जो डिजीज़ होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हार्ट डिसऑर्डर। फिर तम्बाकू से कैंसर, हम सभी जानते हैं कि कैंसर का रिस्क बढ़ता है और लगभग सबसे कॉमन कैंसर्स जो हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग स्मोकलेस टोबैको जो धुआं रहित यूज़ करते हैं, तो मुंह का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और जहाँ स्मोकिंग टोबैको जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे लंग कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। बट ऐसा ही नहीं कि ये 2 कैंसर हैं, 20 तरह के कैंसर बॉडी में तम्बाकू की वजह से हो सकते हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि स्किन के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स का आ जाना, हड्डियों का ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी और हड्डियां खोखली हो जाना, बहरापन हो जाना, गंजापन हो जाना,
रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाना से लेकर हर तरह की प्रॉब्लम, हर बॉडी का ऑर्गन जो है वो तम्बाकू से अफेक्ट होता है। बहुत सीवियर केसेस में तो ये भी देखा गया कि उंगलियां काली पड़ जाती हैं और कई बार कटवाने की भी नौबत आ सकती है। और मृत्यु तो खैर हम जैसा हमने कहा कि आधे अगर जितने लोग भी 100 लोग अगर तम्बाकू का कंजम्पशन कर रहे हैं और छोड़ नहीं पाते तो उस 100 में से 50 लोगों की मृत्यु इस तम्बाकू की वजह से ही हो जाएगी। ये मतलब एक तरह का एपिडेमिक है। हम लोगों ने कोरोना एपिडेमिक देखा जो एक एक्यूट एपिडेमिक था, बट ये क्रॉनिक है, स्लोली है, धीरे धीरे फैला हुआ है और पर चलता जा रहा है, हमारे साथ है। उन आंकड़ों को अगर हम लोग देखेंगे तो उससे ज़्यादा मृत्यु, कोरोना से ज़्यादा मृत्यु तम्बाकू की वजह से होती है, क्योंकि कोरोना से एक साथ ही कई सारे मौतें हमने देखी। लेकिन इसमें क्या है कि वो धीरे धीरे ये मौत की तरफ ले जाता है, धीरे धीरे ये जहर शरीर में फैलता है और धीरे धीरे कई आंकड़े जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इतनी सारी मौतें सिर्फ तम्बाकू के कारण हो रही हैं। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कभी कभी होता है ना, दोस्तों के साथ गए, आज एक ले लेते हैं, एक सिगरेट आज ले लेते हैं, एक बार आज कुछ खैनी या तंबाकू या गुटखा का सेवन कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है जनरली। और जैसा आपने कहा कि ये मोस्ट एडिक्टिव ये जो है तंबाकू है, तो इसके पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, ये तो हम लोग बार बार कह ही रहे हैं। अभी आपने कैंसर की बात उठाई है, तो आप चूँकि दंत रोग विशेषज्ञ हैं, रिम्स में कार्यरत हैं और तंबाकू का आप देख भी रही हैं इस वक्त नोडल, तो आपसे ये जानना चाहेंगे जो ओरल कैंसर की बात आपने की है, तो ये ओरल कैंसर आप सबसे ज़्यादा आपने बताया कि ओरल कैंसर खैनी के कारण होता है और स्किन पर भी इसका असर पड़ता है। खैनी यहाँ पर लोग करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं मुझे लेकिन यहाँ पर स्किन पर भी असर होता है। तो ओरल कैंसर में जब मुंह की बात आती है तो फिर किस तरह के पेशेंट आते हैं, क्या शिकायतें लेकर आते हैं आपके पास में? जी, ओरल कैंसर एक्चुअली तम्बाकू का जब यूज़ होता है तो ओरल कैंसर से पहले की भी एक स्टेज होती है जिसको ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट या कैंसर से पहले की स्टेज प्री कैंसर की तरह समझा जा सकता है। लेकिन उस स्टेज में मरीज हमारे पास आते बहुत कम हैं। वो सफ़ेद और लाल धब्बे मुंह में पड़ते हैं। तम्बाकू जहाँ रखते हैं, खैनी जहाँ रखते हैं, उस जगह पे कुछ चेंजेस दिखते हैं और लेकिन क्योंकि उसमें किसी तरह का दर्द या किसी तरह की जलन नहीं महसूस होती तो मरीज, हाँ, तो ये उनको पता नहीं रहता या पता भी होता है तो वो उसको इग्नोर करना चाहते हैं। एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो गुटखा खाने वाले लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। मुंह खुलना बंद हो जाता है और उसमें मुंह में जलन होती है। तो वो क्योंकि गुटखा यंग लोगों में ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये सिचुएशन जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की यंग लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह के 3-4 तरह के हमारे पास ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम लोग इसी स्टेज पे पकड़ लें तो कैंसर जो है आगे हो ना, क्योंकि हम लोग यहीं पे अगर तम्बाकू को रोक लें, यूज सेवन करना रोक लें और कुछ दवाइयाँ दे के हम लोग इसको रिवर्स करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार जैसा कि रिम्स टर्शरी लेवल सेंटर है, मरीज़ कैंसर के स्टेज 3-4 में आते हैं, जहाँ पे पूरे इलाज करने के बाद सर्जरी, रेडियो, कीमो जो रिक्वायरमेंट है, उस पूरे इलाज के बाद भी मरीजों का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा नहीं होता है। जो कि मतलब 5 साल का सर्वाइवल रेट हम लोग कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ही होता है। मतलब जो लोग पूरी तरह अगर उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाता है ससमय तो भी उसमें 50% लोग ही 5 साल तक जी पाते हैं। अगर हम लोग को प्री कैंसर या फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में कैंसर के पेशेंट्स मिल जाएं तो ये सर्वाइवल 80-90% तक बढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही आती है कि स्क्रीनिंग। अगर हम लोग जो लोग तम्बाकू यूज़ करते जो कि हाई रिस्क है पॉपुलेशन, उनकी हम स्क्रीनिंग करें, भले वो अवेयर ना हो कि उनके मुंह में कुछ दिक्कत है, तो भी अगर ढूंढ के ऐसे मरीजों को निकाला जाए तो हर पर्सन जिसको इस तरह से बचाया जाएगा, उसका सिर्फ वही पर्सन नहीं, मुझे तो लगता है उनका पूरा परिवार जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाता है। बिकॉज कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सिर्फ मरीज के लिए नहीं, उसके पूरी फैमिली के लिए असर डालता है। तो इसलिए अगर हम लोग को प्री कैंसर और फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज कैंसर में मरीज़ की हम लोग स्क्रीनिंग कर सकें, और क्योंकि मुंह जो है
बहुत इजीली एक्सेसिबल है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप मुंह खोल के कहीं भी देख सकते हैं। बहुत सारे जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जो सेकंड थर्ड कैंसर इंडिया में कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग आप कहीं पे भी किसी ओपन एरिया कैंप में नहीं कर सकते। बट मुंह के कैंसर को बहुत इजीली किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। तो और क्योंकि प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं तो उसको देख के मतलब पहचाना जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम स्क्रीनिंग ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि मुंह के अंदर अगर थोड़ी सी भी चेंजेस आती है और इस तरह का सेवन अगर कोई कर रहा है और इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फ़ौरन एक बार चले जाना चाहिए, क्योंकि अर्ली जो डिटेक्शन है कैंसर के बारे में हम लोग हमेशा ऐसे भी कहते हैं, तुरंत जांच ना आए आँच। किसी भी तरह का कैंसर हो, अगर हम तुरंत जाँच कराते हैं, तुरंत इलाज शुरू होता है, तुरंत उसकी जो आँच है जो वो नहीं आ पाता है। तो ये ओरल कैंसर की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी यही बात सामने आती है। तो इस अगर पहले शुरुआती दौर में ये पता चल जाता है ओरल कैंसर का, तो फिर क्या इसका इलाज किस तरह से होता है? क्या मतलब जैसे आसानी से उपलब्ध है, सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है इसके लिए? जब भी कुछ हमें शक होता है तो इसका, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है, तो एक टुकड़ा लेके जांच के लिए भेजा जाता है और फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है और कंफर्म होता है कि है या नहीं है, चेंजेस हैं, मतलब पैथोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस हैं या नहीं हैं। अगर चेंजेस होंगे तो हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजी विभाग है, जहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, जहाँ पे सर्जरी अगर काट के टिश्यू को निकालने की ज़रूरत है तो वो किया जाएगा। कीमोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है और अगर ज़रूरत है तो रेडियोथेरेपी। जनरली ओरल कैंसर के पेशेंट्स में हमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी की, क्योंकि ये गले में जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं इसमें फैल जाता है, तो रेडियोथेरेपी की ज़रूरत सर्जरी के बाद पड़ती है। जी। और इसकी सुविधाएं रिम्स में अवेलेबल हैं। बिल्कुल, इसकी सुविधाएं रिम्स में अवेलेबल हैं और भी कई सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, हर जगह आज के समय में इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो हमारे अगर झारखंड की भी बात करते हैं तो यहाँ भी इस तरह की सारी सुविधाएं हैं। लोग आराम से जाकर वहाँ पर जाँच करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हम कर रहे हैं कि नहीं सेवन इसका करने का संकल्प हमें लेना है, तो इसके पीछे क्या मतलब कुछ सुविधाएं हैं कि अगर कोई छोड़ना चाहता हो, आपके पास भी कई ऐसे मरीज आते होंगे कि अब हम छोड़ना चाहते हैं, हम क्या करें, तो किस तरह की बातें सामने आती हैं सरकार की ओर से या हर संस्थान की ओर से, क्या समझाया जाता है? जी, गवर्नमेंट का नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसके अंडर हर स्टेट को एक स्टेट कंसल्टेंट हैं और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं। जी। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक टोबैको सिजेशन सेंटर है, क्योंकि हेल्प चाहिए। तम्बाकू को छोड़ना ऐसा लगता है सिर्फ संकल्प मात्र कर लेने से तम्बाकू नहीं छोड़ा जा सकता, उसको प्रॉपर काउंसलिंग और कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक टोबैको कंट्रोल सेल है, टोबैको सिजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे झारखंड में हर डिस्ट्रिक्ट के अलावा 2 और सेंटर है। एक हमारे यहाँ रिम्स में डेंटल इंस्टीट्यूट में है और दूसरा एक बोकारो में और है। तो ये 2 और सेंटर्स हैं। हमारे सेंटर पे हम लोग जितने भी हमारे डेंटल कॉलेज में मरीज़ आते हैं उनके हर मरीज़ से तम्बाकू की हैबिट के बारे में पूछा जाता है। पूछने के बाद अगर पॉजिटिव हैबिट है तो उनको टोबैको सिजेशन सेंटर भेजते हैं हम। वहाँ पे उनका एक विस्तृत नेशनल लेवल पे एक फॉर्म बनाया गया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉपर पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे तम्बाकू छोड़ना है। उसमें जैसे ऐसा आज हम मरीज आया उसको नहीं कह सकते कि आज छोड़ दीजिए, उसको एक टारगेट भी नहीं हो पाता है। एक क्विट डेट उसके साथ डिस्कस करनी होती है। कुछ हो सकता है उसका जन्मदिन आने वाला हो, मैरिज एनिवर्सरी आने वाली हो, कोई बच्चे का जन्मदिन हो, कोई सिग्निफिकेंट डेट आने वाली हो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हफ्ते 10 दिन बाद की एक डेट फिक्स करते हैं जिसको हम लोग क्विट डेट बोलते हैं। उसके पहले की एक तैयारी होती है कि उनके पास जो भी तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं उसको वो लोग फेंक दें और अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को डिक्लेयर करें कि मैं तंबाकू छोड़ूंगा। क्योंकि नहीं डिक्लेयर करने से अपने मन में विचार करते हैं छोड़ेंगे और फिर वो विचार जो है वो कमजोर पड़ जाता है, फिर से शुरू कर देते हैं। कहीं से कोई ऑफर दिया और वीकनेस आ जाती है। तो अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने वर्क में, अपने सब जगह इन्फॉर्म करें। तो इस तरह से हम लोग उनकी तैयारी कराते हैं। फिर उनको क्विट डेट पे क्विट करना होता है
और फिर उसके बाद जब क्विट करते हैं तो बहुत तरह की तकलीफ झेलते हैं, क्योंकि वो विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि उसका शरीर पे असर होता है, तो उसको शरीर क्या असर मैम, मन और शरीर, मन मस्तिष्क पर भी कई बार पागलपन की अवस्था भी देखे हैं। इरिटेट हो जाते हैं, मरीज इरिटेटेड होते, काम नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत प्यास लग रही है, नींद नहीं आ रही है, ऐसी समस्याएं आती हैं। मेंटल और फिजिकली दोनों तरह से परेशानी आ जाती है। तो उस फेज में सपोर्ट करना होता है उनको कि कैसे इस चीज से उभर सके, अपने का अपना दृढ़ संकल्प बना के रखना है और इससे उभर सके। फिर अगर फिर भी दिक्कत उन्हें लगती है तो यहाँ जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम झारखंड स्टेट की तरफ से हम लोगों को मतलब फार्माकोथेरेपी मतलब दवाइयाँ दी गई हैं। जैसे च्युइंग गम है और पैचेस हैं और एक ब्यूप्रोपियोन करके दवा होती है वो प्रोवाइड की गई, तो वो हम लोग मरीजों को देते हैं जिससे कि वो उसको यूज़ कर सके। ये कंट्रोल्ड निकोटीन होता है जो बहुत कम मात्रा में और सस्टेन्ड रिलीज होता है, जो धीरे धीरे 24 घंटे में धीरे धीरे रिलीज होता है। जैसे पैचेस में 24 घंटे में रिलीज होता है। बिल्कुल से एकदम से जहाँ पे लोग दिन में 20-20 बार यूज़ कर रहे हैं से ज़ीरो पे नहीं लाया जा सकता। तो ये एक मेथड है जिससे कि उसके टेक्निक्स मतलब सडनली नहीं करके उसको धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस करना होता है। तो वो हम लोग वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को कम से कम लगभग 3 महीने का समय लग जाता है पूरी तरह इससे बाहर निकलने में। और ये भी ध्यान रखना चाहिए जो लोग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक साइकिल है। हो सकता है कि आप दोबारा शुरू कर दें और फिर छोड़ें, लेकिन ये छोड़ना है, मतलब इवेंचुअली इसको छोड़ना है। और अगर दोबारा शुरू कर दिया तो भी गिव अप नहीं करना चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए, छोड़ने का प्रयास करते रहना है। और उसके लिए हेल्प इज़ अवेलेबल और बहुत क्विट लाइन नंबर्स भी हैं, नेशनल क्विट लाइन नंबर्स भी हैं। और नहीं तो रिम्स में और बोकारो में और हर जिला अस्पताल में टोबैको जहाँ के डेडिकेटेड लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए और डेंटिस्ट अवेलेबल हैं दवाइयाँ रेफ़र करने के लिए। तो इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं आप इस आदत के जंजाल से बाहर निकलने के लिए। तो ये टोल फ्री नंबर्स भी हैं जहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि समाज में थोड़ा सामने आने में कहीं किन्हीं को दिक्कत होती है, तो वो फ़ोन करके बातें करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो फ़ोन कर सकते हैं? समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, इसका जवाब एक लाइन में दे दीजिए और उसके बाद एक संदेश आप दे दीजिए आज के इस विशेष दिवस पर। जी, 2 ऑप्शंस हैं। एक एमसीजेशन करके होता है ऐप, जिसमें कि अगर आप कॉल करते हैं तो एक सिस्टमैटिक मैसेजेस आते हैं आपके पास लगातार, एक टाइम बाउंड तरीके से मैसेजेस आते हैं जो आपको रिमाइंड करते हैं कि तंबाकू कैसे छोड़ा जा सकता है और क्या क्या दुष्प्रभाव है। और एक नेशनल क्विट लाइन नंबर है, तो वो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो फिजिकली आकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए मैम। अब एक लाइन में कोई संदेश आप दे दें, आज कुछ की खास अवसर है। जी, आज के लिए संदेश यही रहेगा इस थीम के ऊपर जो है कि तंबाकू की चमक में छुपा है गम, आकर्षण के पीछे छुपा है अंधेरे का दम। तो कोई भी आपको जो भी अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं या किसी भी तरह के तंबाकू के प्रोडक्ट से बस दूर रहिए। ये अगर एक बार आदत बन जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो बस इससे दूर रहना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, और इस गम में हम ना फंसें, बिल्कुल अपना दम बनाए रखें। तो मैम आप यहाँ पर आए आज, डॉक्टर साहब आपने समय दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आज के इस विशेष अवसर पर आपने दिया है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।